भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाग्य उनका साथ नहीं देता जो भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं, बल्कि भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा अड़िग रहते हैं। हेलो फ्रेंड, इट्स मी तुषार त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बायोपिक विद तुषार। तो दोस्तों वापस आ चुका हूं मैं आप सभी की फरमाइश पर आचार्य चाणक्य पर वीडियो लेकर के, क्योंकि कुछ समय पहले जब मैंने अपने इंस्टा और एफबी अकाउंट पर वोटिंग करवाई थी तो उसमें आचार्य चाणक्य पर सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया था। सबसे ज़्यादा लोग चाहते थे कि आचार्य चाणक्य पर वीडियो बनाई जाए, तो आप सभी की फरमाइश पर आज मैं आचार्य चाणक्य पंडित पर वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों भारत में ऐसे बहुत से महान लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते पर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया, पर उस लिस्ट में भी सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो वो है हमारे पंडित आचार्य चाणक्य जी का। शायद ही उन जैसा समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति इतिहास में कोई और हुआ होगा। आचार्य चाणक्य एक टीचर, फिलोसोफर, जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट और एक रॉयल एडवाइजर भी थे, और उन्हें पूरी दुनिया आज भी एक महान पॉलिटिशियन के तौर पर जानती है, क्योंकि चाहे वह बीता हुआ कल हो या आज का समय हो, हर कोई अपनी लाइफ में सफल बनने के लिए आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उसूलों पर, उनकी नीतियों पर चलना पसंद करता है। तो दोस्तों आइए इनके सफ़र को शुरुआत से जानते हैं। आचार्य चाणक्य, इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नामों से भी जाना जाता है। पिता का नाम था चाणक्य, इसलिए इनका नाम पड़ा चाणक्य। बुद्धि के भगवान कहे जाते थे ये। इनकी कूटनीतियों पर चल करके बहुत सारे साम्राज्य स्थापित हुए। आज कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं हमारे देश में, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर। ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं हमारे देश में, और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो ये सारी मिनिस्ट्रीज अकेले ही देखने में सक्षम व्यक्ति थे। और इन सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, और ये आगे चल करके खुद ही चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्राइम मिनिस्टर भी हुए। नालंदा के विश्वविद्यालय में ये एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक थे, और साथ ही साथ ये समुद्र शास्त्र में भी काफ़ी पारंगत थे। क्या आप जानते हैं कि समुद्र शास्त्र क्या होता है? समुद्र शास्त्र का मतलब है कि किसी भी इंसान से बात करते वक्त उसके चेहरे को देख कर ही बता देना कि उसके मन में चल क्या रहा है। और आचार्य चाणक्य इसमें इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते थे, वे सामने वाले व्यक्ति के चेहरे को देखकर ही, उसके हाव भाव को देखकर, उसके रिएक्शन को देख करके ही बता देते थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। इनके बचपन में एक बार आचार्य चाणक्य बाहर बगीचे में खेल रहे थे। उसी समय इनके घर में एक ज्योतिषी आया। ज्योतिषी इनकी माँ से मिला तो आचार्य चाणक्य की माँ ने चाणक्य की पत्री ज्योतिषी को दी। ज्योतिषी ने जैसे ही चाणक्य की पत्री देखी तो उनकी माँ से बोला कि चाणक्य के जीवन में तो राजयोग लिखा है, यह आगे चल करके देश का बड़ा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो उसकी माँ सोचने लगी कि आगे चल करके अगर यह देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो यह तो मुझे भूल ही जाएगा। तो उसकी माँ ने ज्योतिषी से दोबारा पूछा कि क्या यह बात सच है? तो ज्योतिषी बोला कि अगर इस बात की पुष्टि करनी है तो चाणक्य के आगे वाले दांत पर देखिएगा, उसके आगे वाले दांत पर नागराज का निशान बना होगा। तो चाणक्य की माँ ने तुरंत चाणक्य को बुलाया और उसका दांत जब देखा तो उसके दांत में सच में नागराज का निशान बना हुआ था। जैसे ही माँ ने वह चिन्ह देखा तो आचार्य चाणक्य की माँ रोने लगी और बोली कि आगे चल करके राजयोग के चलते तो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा और मुझे फिर भूल जाएगा। यह सुनते ही आचार्य चाणक्य ने पास में पड़ा पत्थर उठाया और उस पत्थर से अपने दांत को ही तोड़ लिया और बोला कि माँ, तेरे प्रेम के चलते ऐसे हजारों राजपाट छोड़ सकता हूँ मैं। इससे पता चलता है कि चाणक्य को कभी भी सत्ता का लोभ नहीं था। आगे चल करके ये तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने और उन्हीं दिनों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए वह आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहा था और उसने पोरस को भी हरा दिया था। तो इस बात का पता जब आचार्य चाणक्य को चला तो उन्होंने सोचा क्यों ना सिकंदर को हराने के लिए एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, और इस अखंड भारत के निर्माण के लिए उन्हें एक शक्तिशाली राजा की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग राजाओं से मिलना शुरू किया। और उस समय मगध जो सबसे बड़ा राज्य था नंदा डायनेस्टी का, आज के समय में जो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये सब उस समय मगध के अंदर आता था। और फिर ये उस समय नंदा डायनेस्टी के सबसे बड़े राजा घनानंद के पास गए
और उनको समझाने का प्रयास किया। उनसे बोला कि क्यों ना हम सभी मिल करके सिकंदर के खिलाफ युद्ध की तैयारी करें। लेकिन उस समय तो घनानंद बिजी था। किस चीज में बिजी था? घनानंद उस समय जनता से टैक्स वसूलने में बिजी था। वह जनता से टैक्स लेता था और उस टैक्स को अपने जुए, सट्टे, भोग विलास में खर्च कर देता था। तो चाणक्य ने उसे समझाने का प्रयास किया कि राजा का कर्तव्य होता है कि जो टैक्स वह वहाँ की जनता से लेता है उसे जनता की भलाई में ही लगा देता है। मतलब कि जो टैक्स राज्य से लिया गया हो उसे राज्य सेवा में ही लगा दें। इस पर घनानंद को गुस्सा आ गया और वो बोला, ए पंडित, तुम मुझे राजपाट मत सिखा, तो जाकर अपना काम कर, अपनी पंडिताई कर, मुझे यहाँ पे ज्ञान ना दे। सिकंदर तो यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता है और तू भी निकल जा यहाँ से। पर जैसे ही चाणक्य ने उन्हें दोबारा समझाने का प्रयास किया तो घनानंद ने चाणक्य को धक्का मार करके नीचे गिरा दिया और उन पर हंसने लगे। चाणक्य जब नीचे गिरे तो उनकी शिखा खुल गई। तो घनानंद चाणक्य पर हंसते हुए बोले कि निकल जा यहाँ से, नहीं तो तेरी शिखा भी कटवा दूंगा। इस पर आचार्य चाणक्य को बहुत अधिक क्रोध आ गया। तो उन्होंने वहीं पर अपनी शिखा को पकड़ करके प्रतिज्ञा ली कि जब तक तेरा और तेरे साम्राज्य का नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। उसके बाद चाणक्य को लगा कि अब उन्हें ही अखंड भारत के लिए एक उपयुक्त राजा को खोजना होगा और वह एक उपयुक्त राजा की खोज में निकल पड़े। कुछ समय बाद उन्होंने एक यंग लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और उसको देखते ही चाणक्य को उस लड़के के अंदर राजाओं वाले गुण नजर आए। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त पर अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग देना शुरू की। उन्होंने चंद्रगुप्त को बहुत सारे संस्कार दिए, उन्हें सभी तरह के शास्त्रों का ज्ञान दिया, उन्हें सभी तरह के शस्त्र चलाने सिखाए। जरा सोचिए, एक 17-18 साल के लड़के को लेकर के उन्होंने सोचा कि वह सिकंदर की सेना को हरा देंगे। चाणक्य कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। चंद्रगुप्त यह सुनते ही सोच में पड़ गए कि किस तरीके से सिकंदर को कैसे अपना मित्र बनाया जाए। तो चाणक्य ने उन्हें समझाया कि किसी तरह से तुम सिकंदर की सेना में शामिल हो जाओ। और फिर आचार्य चाणक्य ने किसी तरह से चंद्रगुप्त को उनकी सेना में सम्मिलित करवा दिया और उसे सिकंदर का सबसे भरोसेमंद सिपाही बना दिया, जिससे अंदर की सारी जानकारियां अब चाणक्य के पास आने लगी थी। चाणक्य को यह समझ आ चुका था कि बहुत दूर से चलकर आ रही सिकंदर की यह सेना अब शारीरिक रूप से तो थक चुकी है, अब बस जरूरत है तो इसे मानसिक रूप से थकाने की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिल करके इनके सैनिकों में भ्रांतियां फैलानी शुरू की। अभी तक सिकंदर की सेना भारत में घुस नहीं पाई थी, अभी वह सिंधु नदी नहीं पार कर पाई थी और इसी समय उन्होंने उनके सैनिकों में अलग अलग तरीके की अजीबोगरीब भ्रांतियां फैलानी शुरू की। वह बोले कि हिंदुस्तान के देवी देवता तुम सबसे नाराज हो चुके हैं, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर कभी कभी उनके खानों में वह जहर मिला दिया करते थे, तो कभी कभी उनके सैनिकों पर छोटे छोटे अटैक्स करवा दिया करते थे और कभी उनके सैनिकों में आपस में ही भ्रम फैला करके उन्हें आपस में ही लड़ा दिया करते थे। और एक बार तो उनका झंडा जो कि वहाँ एक पहाड़ पर लगा हुआ था, उनके झंडे को ही वहाँ जला डाला। चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर के सिकंदर की सेना को अंदर से खोखला बनाते जा रहे थे और फिर आखिरकार सिकंदर की सेना ज्यादा दिनों तक वहां टिक ना सकी। कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। नहीं दोस्तों, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जो जीता वो सिकंदर नहीं, बल्कि जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य केवल गाइडेंस लेते रहे आचार्य चाणक्य से और उन्हीं की गाइडेंस से चंद्रगुप्त ने पूरी सेना को उखाड़ फेंका। सिकंदर के वापस जाने के बाद अब इनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और अब इन्होंने एक छोटी सी सेना लगभग 5000 घोड़े, हाथियों और सैनिकों की सेना बना करके मगध पर आक्रमण कर दिया। पर यह ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ और मात्र कुछ ही देर में, लगभग आधे दिनों के अंदर ही मगध की सेना ने उनकी सेना को हरा दिया और फिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचा करके भागे। भाग करके वे एक झोपड़ी के पास जाकर के पहुंचे तो वहां पर आचार्य चाणक्य ने झोपड़ी के अंदर जब देखा तो वहां अंदर एक माँ अपने बच्चे को खाना परोस रही थी और बच्चे ने जैसे ही गर्मा गर्म खिचड़ी को देखा, उस खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाल करके उसे खाने का प्रयास किया, पर वह बुरी तरीके से जल गया। तो उस पर उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली, अरे तू पागल है, अगर तू खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा ही। पहले खिचड़ी को परिधि से खाओ, मतलब खिचड़ी के कोने कोने से खाना स्टार्ट करो। वो बोली कि अगर कोने से खाओगे पहले तो हाथ नहीं जलेगा और अगर बीच में हाथ डाल दोगे पहले तो हाथ जल जाएगा। यह बात सुनते ही चाणक्य को अपनी गलती समझ में आ गई
और उन्हें यह समझ में आ गया कि उन्होंने मगध के बीचों बीच जा करके झगड़ा कर लिया। पहले उन्हें मगध के परिधि से, मतलब मगध के किनारे जो राज्य थे उन्हें पहले हराना चाहिए था। अब चाणक्य ने एक बार फिर से मगध को हराने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी चालू की। उन्होंने मगध को हराने के लिए नई नई स्ट्रेटजीज बनाई। पहली स्ट्रेटजी ये थी जो उन्होंने वहाँ पर उस माँ से सीखी थी कि पहले परिधि पर हमला करते हैं। तो उन्होंने उन जगहों के टारगेट किया जहाँ पर घनानंद की पकड़ कमज़ोर थी और उन जगहों पर उन्होंने छोटे छोटे अटैक्स कराने शुरू किए और पहले उन राज्यों को जीतने की कोशिश की। और आक्रमण के लिए ही इन्होंने एक दूसरी स्ट्रेटजी बनाई। इन्होंने विष कन्याओं की एक टीम तैयार की। इन्होंने कुछ खूबसूरत लड़कियों को ले करके उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर देना शुरू किया और उन्हें एक विष कन्या के तौर पर तैयार किया। और ये इतिहास में पहली बार था जब किसी ने विष कन्या का इस्तेमाल किया हो। इतिहास में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो आचार्य चाणक्य ने ही शुरू किए थे। तीसरी स्ट्रेटेजी, उन्होंने जासूसों की एक सेना तैयार की। उन्होंने उन सैनिकों को इतनी बढ़िया जासूसी की ट्रेनिंग दी कि अब उन्हें सभी राज्यों की और उनके राजाओं की सारी सूचना मिलने लगी थी। और चाणक्य की बुद्धिमानी का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि वह कभी कभी तो वह अपने जासूसों की जासूसी करवा दिया करते थे कि कहीं कोई जासूस उनके साथ धोखेबाजी तो नहीं कर रहा। चौथी स्ट्रेटेजी, उन्होंने अपनी एक मजबूत सेना का निर्माण किया और उसके लिए उन्होंने वात्स्यायन मुनि का वेश धारण किया और जगह जगह पर लोगों को जा करके चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियाँ बताते थे और उन्हें अपनी टीम में सम्मिलित करने के लिए कहते थे। वे बोलते थे कि तुम सभी भी मेरे साथ मिल जाओ, मैं घनानंद से युद्ध के लिए एक सेना तैयार कर रहा हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें घनानंद से आज़ादी दिलवा दूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे चाणक्य ने लगभग 8 लाख लोगों की सेना तैयार कर दी और आज अपने देश में आरक्षण चल रहा है। पर चाणक्य आरक्षण के सख्त विरोध में थे। वे कहते थे केवल योग्य व्यक्ति को ही आगे बढ़ाऊंगा। चाणक्य उन्हें कहते थे कि एक राजा के आसपास के लोग बुद्धिमान और योग्य होने चाहिए, ना कि चापलूस होने चाहिए जो कि केवल उनकी बढ़ाई करते रहें। चाणक्य उन सैनिकों को हमेशा एक ही श्लोक बोला करते थे कि दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पो दशन्ति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। वे कहते थे कि दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति और सर्पेषु मतलब सांप, इन दोनों में सांप ही अच्छा है क्योंकि सांप तो आपको एक कदम पर ही डसेगा, पर जो दुर्जन व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, वो आपको कदम कदम पर डसता रहेगा। इसीलिए इन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की जिसमें सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, ना कि दुर्जन व्यक्ति हो। इसी के साथ साथ अब इनकी अगली स्ट्रेटजी पर चलते हैं। इनकी अगली स्ट्रेटजी थी छापेमार युद्ध की। वे छापेमार युद्ध के छोटे छोटे प्रयास करते रहे ताकि वे अपने सैनिकों की शक्ति को परख सकें कि वे बड़े युद्ध के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। इसीलिए उन सैनिकों से पहले छोटे छोटे छापेमार युद्ध करवाया करते थे और जब उन्होंने देखा कि अब उनके सैनिकों के अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि वो मगध को हरा सकते हैं, तो उन्होंने मगध पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उन्होंने धीरे धीरे करके घनानंद की पूरी नंदा डायनेस्टी को खत्म कर डाला। घनानंद ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह आचार्य चाणक्य से हार जाएगा, पर आचार्य चाणक्य ने एक बार हारने के बाद अपनी हिम्मत नहीं हारी और फिर से अपनी बुद्धिमानी के दम पर उन्होंने एक सेना तैयार की और इस बार उन्होंने मगध पर पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया और मगध को जीत लिया। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत से बड़े बड़े काम किए। उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। अखंड भारत को बढ़ाया कैसे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर पहले दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को आचार्य चाणक्य पंडित के बारे में पता चल सके, उनके जीवन के बारे में पता चल सके और उनसे सीख ले सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और हर बार आकर के मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।